ज्ञानी जी, मैंने इसकी बात दरमियान ही से काट दी। मुझे आखिरी फिक्रे से जोरदार झटका लगा था। बिल्कुल यूं महसूस हुआ था जैसे अचानक मेरा हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो। मुझे अपने नस्ब और खून पर मान है ज्ञानी जी। मैं मर सकता हूँ लेकिन घटिया जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता। मैं आपको अपने मुतल्लिक सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी एक कर्ज मुझ पर बाकी है। मैंने एक वचन का पालन करना है ज्ञानी जी। मैं अपने इंतकाम में किसी की शराकत नहीं चाहता। मैंने अपने दुश्मनों को अपने हाथों मारा है और बचे हुओं को भी खुद मारूंगा। फिल वक्त मुझे आसरा दरकार है। मुख्तसर मुद्दत के लिए मैं अमृत कौर और माजी को अपनी बहन और माँ के समान जानता हूँ। यह मर्द की जुबान है, पंजाब के गैरतमंद गबरू की। मैं बोल रहा था और ज्ञानी जी की जहाँ दीदा नजरें मेरे लफ्ज़ों को टटोल रही थीं। जब मैंने बात ख़त्म की तो इसके चेहरे के खिंचे खिंचे नकूश ढीले पड़ चुके थे। वो पुरसुकून हो गया। इसके तजर्बे ने उसे बता दिया था कि यह अमरजीत सिंह कोई आम किस्म का जवान नहीं और ना ही कोई गिरा पड़ा आम सा इंसान है। पुत्र तो किले में आ गया है, फौलाद के किले में। यहाँ तत्ती हवा भी तुझ तक नहीं आ सकती। ये ज्ञानी आत्मा सिंह की जुबान है और आत्मा सिंह के प्राण जाएं तो जाएं। इसके वचन कभी झूठे नहीं पड़ सकते। उसने झुककर मेरे कंधों को थपथपाया। ज्ञानी जी, ये पनाह मशरूत किस्म की है। इसके बदले मेरी खिदमत हाजिर हैं और अगर आपने जानबूझकर इनसे इस्तेफादा ना किया तो मेरी मर्दानगी के लिए ताना होगा। तब मैं जिस तरह आया हूँ इस तरह चुपचाप वापस लौट जाऊंगा। मैं अपनी फितरत के हाथों मजबूर हूँ। मैं किसी का जेरबार नहीं रह सकता। ये बात मुझे खा जाती है कि मैं किसी का एहसानमंद हो रहा हूँ। मैंने बड़े एतमाद से उसे आगाही दी। इस बात का जवाब देने के बजाय वो बराह रास्त मेरी आंखों में झांकता रहा। इसकी आंखों से एक मकनातीसी कुव्वत खारिज होकर मेरे निज़ामे तनफ्फुस पर असरअंदाज हो रही थी, जिससे मेरी सांसों की तरतीब बिगड़ने लगी। फिर कुव्वत इरादी आड़े आई और मैं संभल गया। ज्ञानी का हर रूप निराला था। ठीक है पुत्र, मैं भी हीरे को परख कर मोल लगाता हूँ। मेरी शानदार कवर स्टोरी तैयार थी और इस पर ज्ञानी आत्मा सिंह के ईमान लाने के हालात कुदरत ने खुद पैदा कर दिए थे। पहले ही मरहले पर बड़ी कामयाबी नसीब हुई। मैंने दिल में 1000 मरतबा कुदरत का शुक्र अदा किया। मेरे गैंग के कुछ असूल हैं पुत्र। इसमें शमूलियत करने वालों को इनका पाबंद रहना पड़ता है। वैसे भी हम किसी शय को मुकम्मल तौर पर अपनाते हैं, इसकी खूबियों और खामियों समेत, लेकिन मैंने इसकी बात उचकनी चाहिए। ठहरो, ज्ञानी जी ने हाथ उठाकर मुझे टोका। इस मर्तबा इसका लहजा बिल्कुल बॉस वाला था। पहली बात तो यह है जो तुम कभी ना भूलना, ज्ञानी आत्मा सिंह की बात सुनते वक्त इसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी अहम बात यह कि यहाँ हुक्म सिर्फ कानों से सुना जाता है और हाथों से इसकी तामील की जाती है। इसके पस मंजर या पेशे मंजर को जानने की कभी कोशिश न करना। और वो खामोश होकर अपनी बात का रद्द-ए-अमल मेरे चेहरे पर तलाश करने लगा। ज्ञानी जी महाराज, मेरी आपके ग्रोह में शमूलियत भी मशरूत होगी। मैं किसी का हुक्म टालूंगा नहीं, लेकिन यह ज़रूर है कि बाज़ अहकामात की वजाहत ज़रूर चाहूँगा। मेरे अंदर अभी ज़मीर की कचहरी पूरी आन बान से सजी है और इसके सामने मुझे बहरहाल जवाबदेह होना पड़ता है। इस लम्हे ज्ञानी की हालत दीदनी थी। पुत्र, तुझे किसी शुभ घड़ी में किसी कर्मों वाली ने जना है। अभी शहर में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ज्ञानी आत्मा सिंह से इसकी बात की वजाहतें तलब करता फिरे। साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी हुई है। उसे अपने आप को मारने के लिए खुद से बड़ी खतरनाक डोइल लड़ना पड़ेगी और इस लड़ाई के आसार इसके चेहरे के बनते बिगड़ते नकूश से पूरी तरह अय्याह हो रहे हैं। वहाँ एक गंभीर सन्नाटा तारी था। हम दोनों ही खामोश थे। फिर ज्ञानी आत्मा सिंह ने ही मुखातिब किया। तुम्हारे लिए कमरे का बंदोबस्त ओमा कर देगी। यहाँ के इंतजामी मामलात की निगरान वही है। ये 2 घर हैं। जहाँ हम बैठे हैं वो ज्ञानी आत्मा सिंह का घर और जहाँ से तुम आए हो वो इसका डेरा। दोनों के मसाइल अलग अलग हैं। डेरे पर तुम मेरे कारिंदे होगे, सिर्फ कारिंदे, और यहाँ सरदार अमरजीत सिंह सिर्फ सरदार अमरजीत सिंह। इस बात का ख्याल रखना। मेरा जवाब सुने बगैर वो उठकर बाहर चला गया। मैं भी एक हद तक ही अपने आप को मनवाना चाहता था। इसे ज्यादा मजबूर करना खतरनाक था, वरना किसी भी लम्हे कोलकाता की बारौनक सड़कों पर पैदल चलते कोई भी कार मुझे अपने टायरों तले रोनती हुई चली जाती, या फिर किसी भी वीराने में अंधेरे से आने वाले गरम गरम सीसा मेरे जिस्म के अंदर उतर जाता। ये लोग अपने मातूब को मारने के लिए बड़ा नेचुरल तरीका अपनाते हैं, जिससे मकतूल की मौत तबई ही नजर आया करती थी, हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती। ज्ञानी के जाने के 15-20 मिनट बाद तक जब कोई घर वाला वहां न आया तो मैं भी उठकर ड्राइंग रूम में आ गया।
जहाँ एक सोफे पर नीम दराज ओमा मेरी मुंतजिर थी। शायद इसे पहले ही से बता दिया गया था कि मेरा वास्ता बहरहाल इससे पड़ने वाला है। इस लम्हे वो खुद से बिल्कुल बेनियाज नजर आ रही थी। इसकी साड़ी और बाल दोनों बेतरतीब थे, बिखरे हुए थे, लेकिन इस बेतरतीबी में भी उसने एक हुस्न पैदा कर रखा था, शिकार करने वाला हुस्न। उसे अपने जिस्म पर वाकई नाज करना चाहिए था। यहाँ ज्ञानी के गैंग में इसे एक अहम हैसियत हासिल थी। इसके एक इशारे पर कई दुमचले निसार होने को तैयार थे, तो इसकी वजह सिर्फ इन ज्ञानी के लिए न्याज़मंदाना जज्बा नहीं था। इस ताबेदारी के पसे पर्दा ओमा का हुस्ने जहाँ सोच भी कार फरमा था। इसकी मोहब्बत के लिए वहाँ हर शख्स जान से गुजरने को तैयार था। अमूमन ग्रोह के अरकान को हिदायत और अहकाम ओमा ही के जरिए मिला करते थे, क्योंकि ज्ञानी खुद किसी को इस काबिल नहीं समझता था कि कोई बराह रास्त इसके मुंह लगे, और ग्रोह के तमाम पालतू गुंडे ओमा के एक इशारे पर जहन्नम में कूद जाने को तैयार रहते थे। मेरे ईमान के खिलाफ वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ खम ठोंक कर मैदान में उतरी। इसने पहले जोर की भरपूर शिकस्त को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया था। इसके नज़दीक शायद वो महज एक राउंड हारने वाली बात थी, जबकि इसके ख्याल में अभी हमारा मुकाबला कई राउंड तक जारी रहना था। मेरे जहन में इस लम्हे सिर्फ एक ही ख्याल जागज़ीन था। जिस तरह मैंने ज्ञानी की एक कमज़ोरी अमरजीत बनकर हासिल कर ली है, इस तरह वो भी मेरी कोई कमज़ोरी ज़रूर हासिल करना चाहेगा, और किसी भी गबरू की सबसे बड़ी कमज़ोरी ओमा ही हो सकती है। ओमा देवी जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, और जिसकी सलाहियतों पर ज्ञानी आत्मा सिंह फ़ख्र कर सकता है। ज्ञानी से पहली मुलाकात के बाद मुझे यही गुमान गुजरा था कि इसने ओमा से यही कहा होगा कि मैं सातवां घर हूँ, और 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। लेकिन अब इसके करतूत देखकर मुझे यही गुमान गुजरने लगा था कि मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उसे मेरे मुतल्लिक खसूसी हिदायत दी गई होंगी। उसने हसीन नागन से ज़रूर कहा होगा कि मुझे बाहर सूरज डसना है, और वो जहर भी मामूली किस्म का नहीं होना चाहिए। मुझे आते देखकर इस दुश्मन ईमान ने यूं इश्ताल अंगेज अंगड़ाई ली कि खुद मुझे अपने जिस्म का बंद बंद टूटता दिखाई दिया। उसने अपनी बेतरतीब साड़ी को संभालने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं किया था। वो अपने सांवले सरापे से बिल्कुल बेनियाज थी। आओ मिस्टर अमरजीत, मेरे ख्याल से तुमने खाना तो खा लिया होगा। इसका एकदम आपसे तुम पर आना कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मुझे ज्ञानी आत्मा सिंह की मेहमान की हैसियत हासिल थी, जबकि अब मैं इनका एक मामूली कारिंदा था। और ऐसे ग्रोहों में सिर्फ 2 ही रिश्ते एक दूसरे की पहचान करवाते हैं, कारिंदे और बॉस का। मैं ओमा के अंदाजे तखातुब पर महज मुस्कुरा कर रह गया। हाँ, खा लिया, मैंने उसकी आंखों में झांका। क़याम का कमरा थोड़ी देर बाद दिखा दिया जाएगा। एक बात का ख्याल रहे, जो लोग सुबह के वक्त यहाँ मौजूद हों उन्हें पाठ में शिरकत करना पड़ती है। सिर्फ मेहमान इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। ओके ओमा, मैंने ज़रा बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। ओमा नहीं, ओमा देवी, बल्कि सिर्फ देवी जी। मुझे गैंग के तमाम कुत्ते इसी नाम से पुकारते हैं। इसने बड़े गुस्से और नखूत भरे लहजे में कहा। इस लम्हे 1000 ज़बत के बावजूद मेरा खून खोल उठा। शट अप, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तुम औरत हो, इसलिए पहली दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा कभी मुझे घटिया लफ्ज़ से मुखातिब न करना। यकीनन तुम्हारा वास्ता आज तक कुत्तों ही से रहा है, और वो भी शायद ऐसे जो पिचकारने पर सिर्फ हुक्म की तकमील करने वाले थे। अगर किसी ने पलट कर काटा होता तो तुम्हें इंसानों से गुफ्तगू का सलीका आ गया होता। ओमा के लिए ये सलूक बिल्कुल गैर मुतवक्के था। इसका वास्ता वाकई आज तक इशारे पर दुम हिलाने वाले कुत्तों से बड़ा था। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखती रही। मैंने दूसरी मर्तबा उसे जलील किया था, और ये मामूली बात नहीं थी। आत्मा सिंह के ग्रोह से मुंसलिक होने वालों को आत्मा सिंह के बाद ओमा की ताबेदारी का ही दरस दिया जाता था। अमरजीत, मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम्हारी जुबान निकाल कर हथेली पर रख दूँ, लेकिन न जाने क्यों कोई ताकत मुझे बार बार रोक रही है। न जाने क्यों। इसके लहजे में झुंझलाहट नुमाया थी, और इस लम्हे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई दे रही थी। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं इज्जत नफ्स के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, मैंने इसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बात मुकम्मल होते ही अगर मैं अचानक छठी हिस्से खबरदार करने पर एक तरफ न झुक जाता तो मेरे यकीनन 14 तबक रोशन हो जाते। वो बात थी ही कुछ ऐसी, बिल्कुल गैर मुतवक्के दर अचानक।
वो इतनी तेजी से अपनी जगह से उछली थी कि ट्रिगर दबाने के बाद शायद गोली की भी वो रफ्तार न रही हो। बिजली के कोंदे की तरह मैंने इसकी एक झलक ही देखी। दूसरे ही लम्हे वो जन करती हुई मेरे करीब से गुजरकर मेरी मुखालिफ सिमत जा गिरी। इसका निशाना हरगिज गलत नहीं था, बस एक मोजा था कि हदफ अपनी जगह से अचानक हिल गया। अमूमन इतनी ताकत और ऊंचाई से गिरने के बाद बड़े बड़े शहजोर ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पहलवान किसी पर दाव लगाए और खुद ही अपने दाव का शिकार हो जाए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही, वो तो पलक झपकने में उल्टे कदमों मुझ पर आ रही थी। इसके हाथों ने इसे यूं फिजा में उछाला था जैसे वो गोश्त पोस्ट की औरत की बजाय रबड़ की कोई गेंद हो। लेकिन इतनी देर में मैं समझ चुका था, फ्री स्टाइल रेसलिंग का शौक मुझे स्कूल के ज़माने से ही जुनून की हद तक था। मेरा वजूद देखकर मेरे जिम्नास्टिक के टीचर कहा करते थे, तुम्हें तो फिजा में उड़ना चाहिए। दौरान तरबियत जब मार्शल आर्ट सिखाए जा रहे थे तो मेरा नंबर इस लिहाज से पहला होता था कि मैं अपने ग्रुप के तमाम लड़कों से पहले सिखाया जाने वाला दाव रवा कर लेता हूँ। एकेडमी में एक रोज मेरे स्टाफ ने मुझे शाबाश देते हुए कहा था, जितनी देर में एक दाव मेरी सेकंड नेचर बन जाता है, इतनी देर में शायद इस दाव के मुअज्जिद ने भी इस पर गिरफ्त न हासिल की हो। बिलाशुबा ओमा के जिस्म में बिजलियां भरी थीं। वो जिम्नास्टिक की बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रही थी। अपने वजूद को इतनी जल्दी दोबारा हमले के लिए समेटना इतना आसान हरगिज नहीं था। जरूर वो किसी उस्ताद की चंडी हुई थी। वो उल्टे कदमों फिजा में उछल कर मुझ पर आई जरूर थी, लेकिन ये अलग बात के सीधे कदमों पर खड़ी हो गई, क्योंकि इसके पाँवों के नीचे मेरा जिस्म नहीं बल्कि कालीन था। मैं तो पेशावर रेसलर्स की तरह जमीन से चिपक गया था। अब वहां जंप लेने के लिए रस्से तो मौजूद थे नहीं, ना ही मैं इसे इतनी मोहलत देने को तैयार था कि वो दोबारा बिखरे ओसान समेट कर मुझ पर हमलावर हो। जैसे ही इसके पाँव जमीन पर टिके, मैंने घुटने अपने पेट से लगाकर दोनों पाँवों के पंजे इसकी पिंडलियों पर मारे। ओमा ने उछल कर मेरा दाव खाली जरूर कर दिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरी टांगे सिर्फ फिजा में चलकर रह गईं। इसकी छलांग फिजा में अधूरी ही रही थी और वो आधे रास्ते ही से जमीन पर वापस आ गई। इस असना में मैं उल्टी कलाबाजी खाकर इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। हम दोनों बिफरे हुए चीतों की तरह एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। इसने हमला करने का खतरनाक अंदाज अपना रखा था। वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी जैसे मौका मिलते ही मेरी हंसली की हड्डी पर खड़ी हथेली का जोरदार वार करके इसे तोड़ डालेगी या फिर उंगलियां मेरी आंखों में मार देगी। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था जिसने मुझे इस पर मुमताज रखा। वो अपने दाव खता जाने पर झंझलाहट का शिकार थी, जबकि मैं ठंडे दिलो दिमाग से इसके मुकाबिल खड़ा था। इस मर्तबा उसने मुंह से कराटे के हमलावरों जैसी खतरनाक आवाज निकालते हुए नई चाल चली थी। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों वाली दोनों उंगलियां लोहे की सलाखों की तरह मजबूती से ताने मुझ पर झपटी। मुमकिन है इसका इरादा मेरी आंखें निकालने का ना रहा हो, लेकिन इस बात में कोई शक भी नजर नहीं आता है कि इसका हमला बड़ा जारहाना और जोरदार था। यह अलग बात थी कि वो मेरे बाजू पर से लहराती हुई सामने सोफे से जा टकराई। मैंने अचानक जमीन पर बैठते हुए इसे अपने बाजुओं पर लिया और एक हाथ से इसकी पुश्त को हल्का सा धक्का दे दिया। मेरे ख्याल से इसका दमखम अब टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे वाकई संजीदा होना पड़ा। वो तो इन्हीं कदमों वापस पलटी। इस मर्तबा इसने माहिर खिलाड़ियों की तरह मेरी आंखों के सामने दो तीर बार हाथों की पोजीशनें बदल बदल कर मुझे धोखा देना चाहा था। इसके दोनों हाथ पंजों की शक्ल इख्तियार कर गए थे और वो खूनखार सामीन नस्ल बिल्लियों की तरह मेरा मुंह नोच लेना चाहती थी। ऐन इसी लम्हे जब वो मुझ पर हमलावर होने लगी थी, दरवाजे से ज्ञानी जी का नजूल हुआ। वेल डन, इसने ताली बजाते हुए कहा। मालूम नहीं ये दाद किसको मिली थी। ज्ञानी आत्मा सिंह को देखते ही जिस हैरत अंगेज तेजी के साथ ओमा ने अपनी हालत पर काबू पाया, मैं इस पर अश अश कर उठा। वो कमाल की एक्ट्रेस थी। चेहरे के तमाम खदोखाल वापस आ गए थे। सख्ती की जगह मुकम्मल नरमी ने ले ली थी। ज्ञानी को देखते ही वो बड़े अदब से सर झुकाए एक तरफ खड़ी थी। पुत्र, वो अपनी जगह सच्ची है, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। असल में गलती मेरी ही थी। मैं उसे बताना भूल गया कि तुम मेरे तनख्वाहदार मुलाजिम ही नहीं, अमृत कौर और इसकी माँ के अमरजीत सिंह भी हो। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। ओमा ने ज्ञानी को कभी इस मूड में नहीं देखा था। वो कुछ खजालत सी महसूस करने लगी, लेकिन चौंका देने वाला अंदाज नहीं बदला था। आइए मिस्टर अमरजीत सिंह, आपका कमरा आपको दिखा दूं।
इसने ये फिक्रा बिल्कुल इसी तरह अदा किया था जैसे थोड़ी देर पहले तक हम किसी ड्रामे की रिहर्सल करते रहे हों। चलो मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। कमरा खासा आरामदेह और पुरतइश था। एयर कंडीशन, शानदार फोम बेड, सिराने तपाई पर खूबसूरत टेलीफोन, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर और पलंग की दूसरी तरफ सजे लैंप के नीचे एक अखरोट की मेज पर नफासत से रखा इंटरकॉम। रात के किसी भी पहर में मेरी या किसी और की ज़रूरत महसूस करो तो बुला लेना। इसने उंगली से इंटरकॉम की तरफ इशारा किया। क्यों जाने कैसे मेरे मुंह से बेसाख्ता ये तेज तरार लफ्ज़ सिरक गया, लोरी देने या कहानी सुनाने के लिए। बाज बच्चे इसके आदी होते हैं ना। इसने जिगरपाश नज़रों से मेरी सिमत देखा। नाउ गेट आउट प्लीज़। मुझे इसकी बात ही से शर्म आ गई थी। गुड नाइट। इसने अचानक तेजी से घूमकर खुद को छलकाया। बड़ा जोरदार हमला था। ये कोई चीज ठक से मेरे कलेजे में लगी और मेरे खून की हिद्दत दो चंद कर गई। कोहलों पर हाथ रखे वो पलके झपकाए बगैर अपने हमले के रद्द-ए-अमल का जायजा चंद सानियों तक टुक-टुकी बांधे लेती रही। फिर कयामत की चाल चलती दरवाजा बंद करके चली गई। ओमा गई और मोहलत नसीब हुई तो ज़हन के खुले दरीचों से दिल की धड़कनों पर हलकोरे लेती आंसा वहां दुराई। इसकी आंखों में जलती जूत और होंठों पर लरसते लफ्ज़ एक ही मफहूम लिए होते थे, तुम आए नहीं अली। वाकई मैंने उससे जल्द लौट आने का वादा किया था, लेकिन जहाँ अगला पल अपने बस में ना हो, जहाँ सारी रियाजतें सारे तजर्बात मात खा जाएं, वहाँ वादा क्या उसकी पासदारी चैमानी। मुझे क्या इल्म था कि सुबह मेरे लिए कैसे अहकाम मौजूद होंगे। शायद मुझे यहाँ से बहुत आगे आंसा से बहुत दूर जाने का हुक्म मिल जाए। मैं इसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा, उसे बताता रहा कि मैंने उसे फरामोश नहीं किया। उससे मिलने के बाद कोई उसे भुला ही नहीं सकता था। इसकी याद मुझे लोरियां देती रही और नींद की मेहरबान देवी उस पर फैलाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिमत दबे पाँव बढ़ी। जब मैंने इसके बाजुओं में पनाह ली तो रात का एक पहर बीत चला था। सुबह मैंने गुस्ल करके कमरे ही दिल में नमाज अदा की और ज्ञानी के पाठ में शमूलियत के लिए ड्राइंग रूम में आ गया, जहाँ पहले ही कई चेले मौजूद थे। एक मरतबा फिर मुझे पहले के से हालात से गुजरना पड़ा। पाठ के खात्मे पर सबने मिलकर अरदास की और सब एक एक करके चले गए। आखिर में वहाँ ओमा और मैं ही रह गए थे। तुम दोनों नाश्ता होटल में करना, यह कहकर ज्ञानी चला गया। ये होटल क्या बला है, मैंने इसे जाते ही ओमा से पूछा। देखकर खुद ही समझ लेना। और ये कहते ही उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम एक बावर्दी शोफर के साथ होटल जा रहे थे। होटल का नाम शोबरा था और कोलकाता के दर्जा अव्वल के होटलों में से एक था। यह ज्ञानी आत्मा सिंह का हेडक्वार्टर था। हमें यहाँ बुलाकर जाने वो खुद कहाँ गायब हो गया था। अलबत्ता एक पैगाम मेरे लिए मौजूद था, शाम 6 बजे यहाँ आ जाना। मैंने फुर्सत को गनीमत जाना और नाश्ता करते ही ओमा से जान छुड़ाई। होटल से मैं एक कार में बाहर निकला जो मेरे लिए वहाँ पहले से मौजूद थी। कार ड्राइवर को तो मैंने छुट्टी दे दी और खुद कार चलाता हुआ बाहर लाया। फिर मैं मुसलसल 1 घंटे तक कोलकाता की मुख्तलिफ सड़कों पर चलाता रहा, कहीं मेरा ताकुब न किया जा रहा हो। कार मैंने एक मार्केट के नज़दीक पार्क कर दी और खुद मुख्तलिफ रक्शों और टैक्सियों के जरिए घूमता घुमाता पाटिल के स्टोर पहुंच गया। इसने यूं बगलगीर होकर मुझे खुशामदीद कहा था जैसे हम जन्म जन्म के बिछड़े दोबारा मिले हों। चंद मिनट बाद स्पाई मास्टर से फ़ोन पर हम कलाम था। मेरी इस अचीवमेंट पर उन्होंने दिल खोल कर मुझे दाद दी। अगले अहकामात की वजाहत चाहिए तो इनका जवाब मौसूल हुआ। फिलहाल ज्ञानी आत्मा सिंह ही को अपना मास्टर समझो, इसके हर इशारे पर पुतली की तरह नाचते रहो, लेकिन इस नागन से खबरदार रहना जो आत्मा सिंह के दूध पर पल रही है। इनका इशारा गालबन ओमा की तरफ था। खुदा जाने वो कमबख्त थी क्या चीज़, और अभी इसका कौन सा रूप देखना बाकी था। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया। इस दौरान पाटिल मुझे फीड करता रहा। वो वाकई एक मंजा हुआ एजेंट, एक काबिल एतमाद दोस्त और एक जानिसार साथी था। 6 बजे तक मैं वहीं झक मारता रहा, फिर होटल की तरफ चल दिया, जहाँ एक कमरे में ज्ञानी और ओमा मेरे मुंतजिर थे। ज्ञानी ने मुझे बैठने का इशारा किया और मुझे बैठते ही वहाँ चाय आ गई। ओमा ने चाय बनाई। इसने बगैर कोई तमहीद बांधे बात शुरू कर दी। ओमा के साथ माल पहुँचाना और वसूल करना है। तुम पढ़े लिखे हो, गैर मुल्की मेहमानों से बात करने का ढंग भी जानते होगे। अपने तजर्बे और बाजुओं पर कभी फख्र न करना, ये दोनों बंदे को कुत्ते की मौत मरवा देते हैं।
तुम ज्ञानी आत्मा सिंह के नुमाइंदे बनकर जा रहे हो। ये बात मलहूज़े खातिर रहे। अपने दूसरे रिश्ते के हवाले से तुम्हें यह बता दूं कि पुत्र, फिल वक्त मैं वहाँ किसी आला अफसर से गठजोड़ पैदा नहीं कर सका। अभी ईमानदारी के कुछ नीम मुर्दा जरासीम इस मुल्क के लोगों के दिमागों में खुलबला रहे हैं। मैं इन कीड़ों का इलाज भी जानता हूँ, लेकिन वक्त आने पर आत्मा सिंह हमेशा वक्त का इंतजार करता है। ओके बॉस। मैंने इसके हाथों से ब्रीफ केस थामते ही सर को कदरे खम देकर कहा। होटल के नीचे एक तेज रफ्तार स्पोर्ट कार हमारी मुंतजिर थी। ड्राइविंग सीट ओमा ने संभाल ली। ब्रीफ केस मेरे पैरों में रखा था। न जाने इस समय क्यों मुझे एक अनजाना सा खौफ अपने ज़हन के पुरों पर सुरसराता महसूस हुआ। हालांकि मेरे लिए ये मुहिम ना होने के बराबर थी। मुझे इल्म था कि इस ब्रीफ केस में कोई मुकद्दस सहीफा नहीं, खतरनाक चीज़ ही रखी होगी। ये खतरनाक चीज़ कोई टाइम बम भी हो सकता था। ये भी मुमकिन था कि जब हम मतलूबा मुकाम पर पहुंचे तो इसका वक्त पूरा हो चुका हो और फिर एक जोरदार धमाका कार समेत हम दोनों के परखच्चे उड़ा दें। ज्ञानी आत्मा सिंह ऐसा ही आदमी था जिससे किसी भी लम्हे किसी भी नागहानी सलूक की उम्मीद की जा सकती थी। जाहिर है तुम ये नहीं बताओगी कि इस ब्रीफ केस में हीरे हैं या कोकीन। मैं कार उड़ाती ओमा से मुखातिब हुआ। जिस सवाल का जवाब ना हो वो सवाल नहीं किया करते मिस्टर अमरजीत सिंह। वो इस लम्हे काफ़ी संजीदा नजर आ रही थी, पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ। इसकी चुलबुलाहट, शोखियाँ, दावत देती मुस्कुराहट सब जाने कहाँ खो गई थी। इसके चेहरे पर एक खिंचाव सा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे किसी काकुनेट की उस्तानी को ड्रामे में जल्लाद सिफत कातला का रोल अदा करने को कह दिया गया हो। सूरत हाल की नज़ाकत को जानते हुए मैं भी चिपका हो रहा। ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। इंसानी जिंदगी की हैसियत इनके नज़दीक क्या थी, इसका मुशाहिदा मुझे हो चुका था। वो अपनी जगह बैठे बैठे मेरे जिस्म में जहरीली सुई दाखिल करके सारा खेल ख़त्म कर सकती थी और इसे इस बात का मुकम्मल इख्तियार हासिल था क्योंकि बहरहाल मुझसे सीनियर थी। हम अभी तक कोलकाता की मसरूफ़ तरीन सड़कों से गुजर रहे थे, लेकिन एक्सीलेटर पर इसका दबाव घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। शहरी आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। हम अब समुंदर की तरफ जाने वाली सड़क पर रवां थे। फिर उस सड़क से अचानक एक मोड़ पर ओमा ने इतनी तेजी से गाड़ी घुमाई कि मेरा सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। व्हाट अ नॉनसेंस। इसने एक तरह से मुझे डांट पिलाई। क्षमा करना, मैं भी कुछ खजालत महसूस कर रहा था। संभल कर बैठो, दोबारा डांट पड़ी और मैंने सादतमंद बच्चों की तरह यूं कंधे उचकाए जैसे वो मेरी उस्तानी हो। हम जिस बगली सड़क पर सफर कर रहे थे वो अब कच्चे रास्ते पर उतर गई थी। कार की रफ्तार में अब उसने कुछ कमी कर दी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं उसे महसूस कर सकूं। इसकी महारत देखकर बेख्तियार दाद देने को जी चाहता था। मैंने आज तक किसी मर्द को भी इतनी होशियारी से ड्राइविंग करते नहीं देखा था। हम लोग अब कदरे नाहमवार और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे। खिड़कियों के रास्ते एक मानूस किस्म की बू अंदर आ रही थी और बोझल और चहचहाती हवा ने मुझे एहसास दिला दिया था कि हम साहिल के नज़दीक कहीं झक मार रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक रात के सन्नाटे में गूंजने वाली झींगरों की बेन करने वाली आवाज़ें थीं या फिर किसी नामालूम जानवर के टर्राने का शोर जो किसी हद तक मेंढक की आवाज़ से मुशाबे था। अब लंबी लंबी नोकदार घास गाड़ी की बॉडी पर नक्शो निगार बनाने लगी थी। मैंने अपनी सिमत खिड़की का शीशा चढ़ा रखा था जबकि ओमा बिल्कुल बेपरवाह थी। हमारे इर्द गिर्द इतनी लंबी लंबी घास फैली हुई थी कि हम इसमें धंसते ही चले गए। एक कदरे महफूज कुंज में पहुंचकर इसने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने तो यही ख्याल किया था कि अब वो अचानक अपना रूप बदल लेगी और पहले वाले मूड में वापस आ जाएगी। ये वीरानी, तन्हाई, समंदर का किनारा, ये सब कुछ ही तो इसे दरकार था। मैं खुद को इस नागहानी हमले से बचाने के लिए पर तोलने लगा, लेकिन वो ओमा ही क्या जो मेरी तवक्का पर पूरी उतरे। वो तो सिमाब सिफ्त औरत थी, पल में कुछ पल में कुछ। कमान, इसने दरवाजा खोलकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मुझे इस लम्हे न जाने क्यों इसके इस रवैये पर अफसोस सा हुआ। हालांकि इसके जादू का तोड़ हर दफा शायद मुमकिन न होता। मैं बजाय अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के इसी की सिमत से रेंग कर बाहर निकल आया। ओमा ने मेरी इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया। खट से दरवाजा बंद करके वो मेरे आगे आगे चल दी। बाहर निकलने से पहले वो अपना नन्हा सा पिस्तौल लेना नहीं भूली थी। पिस्तौल महफूज होलिस्टर में मुंतकिल होकर इसके जिस्म ही का हिस्सा बन गया था। इसके दाएं हाथ में नन्ही सी लेकिन खासी ताकतवर टॉर्च थी। हम दोनों नोकदार घास के बीचों बीच चलने लगे। वो चुस्त कपड़े पहने मेरे आगे आगे थी और मैं इसके पीछे पीछे। इस हंगामा खेज सफर का इख्तिताम समंदर के किनारे एक पहाड़ी के नजदीक हुआ। हम वहीं बैठ गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। ओमा ने घड़ी पर नजर डाली। आध घंटा।
इसने संजीदगी से कहा और अपनी नजरें समंदर पर जगा दी, जहां शोर मचाती, बल खाती, चहचहाती, चीखती लहरों के सिवा कुछ नहीं था। एक कोने से उभर कर चांद अपनी ठंडी किरणें समंदर पर निशावर कर रहा था। हम आध घंटा वहीं बैठे रहे। इस दौरान इसने मेरी मौजूदगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा था। वो माहिर नफ्सियात थी, मर्दों को तोड़ने का फन खूब जानती थी। इसने मुसलसल अपने नफ्सियाती झटके दिए थे कि मेरी जगह पत्थर के असाब रखने वाला कोई और मर्द भी होता तो वो खिला कर इसकी झोली में गिर पड़ता। लेकिन मुझे अपनी तामीर पर फख्र था। ये मेरी माँ की धारों की तासीर थी कि मेरा खून मुसफ़ा था और ईमान सलामत। 11:30 बजते ही वो उठ खड़ी हुई। हम दोनों अब पहाड़ी की ओट से निकलकर समंदर के नजदीक आन खड़े हुए थे। मेरी बेचैन आंखें वहां कुछ फासले पर लहरों के दोष पर डोलते और अपनी सिमत बढ़ते एक तेज रफ्तार स्टेमर का नजारा कर रही थी। ओमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च ने 3 दफा सामने की तरफ सिग्नल दिया। जवाब में मुखालिफ सिमत से भी रोशनियां जलकर बुझी। पहाड़ी की ओट में चले जाओ और आवाज देने से पहले बाहर ना आना। इसकी खुशबूदार सरगोशी मेरे कानों के करीब गूंजी। मैं ब्रीफ केस समेत कोहनियों के बल पीछे हटता उसी जगह आ गया जहां हम पहले बैठे थे। स्टीमर अब साहिल से आन लगा था। मैंने 3 साए इसमें से कूद कर बाहर आते देखे। वो एक खास तरबियत से ओमा की तरफ बढ़ रहे थे। मैं फौजी था। उस तरतीब को देखकर मेरा माथा ठनका और उस लम्हे तो मैं दहल कर ही रह गया जब अचानक इन तीनों ने पिस्तौल निकाल कर ओमा को हाथ उठाने के लिए ललकारा। ओमा के हाथ उठने का नजारा देखने की मुझ में कहां थी। पहले तो मैंने दुम दबाकर भाग जाने का इरादा किया, लेकिन फिर जैसे जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए। अगर ज्ञानी आत्मा सिंह किसी साजिश का शिकार हो चुका है और ओमा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है तो यकीनन इन लोगों ने हमारे फरार के इम्कानात का जायजा लेकर पहले ही से पेशबंदी भी कर रखी होगी। ये ख्याल आते ही मैंने रींग रींग कर नजदीकी पथरीली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। ओमा को उस वक्त तीनों सिपाहियों ने घेरे में ले रखा था। अभी मैं आधी पहाड़ी तक पहुंच पाया था कि मेरे पीछे दाड़ सुनाई दी। कहाँ है तुम्हारा दूसरा साथी? इनमें से किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए ओमा से दरियाफ्त किया। कौन साथी? मेरा कोई साथी नहीं, मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली। इसने शराबियों के लहजे में लड़खड़ाते हुए जवाब दिया। मैं इस शानदार अदाकारी पर अश कर उठा। कितने पैंतरे बदले थे उसने अब तक। शायद कोई मंसूबा फौरन इसके ज़हन में तरतीब पा गया था और अब वो इस पर अमल पैरा थी। अब मैं पहाड़ी की ऊपरी सतह से चिपका एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में ब्रीफकेस थामे टुकटुकी बांधे झूमती हुई ओमा और सटपटाए हुए बहरी पुलिस के जवानों का नजारा कर रहा था। शट अप! वही आवाज दोबारा गूंजी। ए चीखता काहे को है बाबा? अपन को प्यार से बोलो ना। इस मर्तबा इसका लहजा खालिस पेशावर किस्म की औरतों का सा था। बोलती है या? उसी आवाज ने उसे गाली देकर कहा। क्या बोलेगा? पहले तुम लोग हमें यहाँ ले आया, अब धौंस जमाता है। इसने इस मर्तबा बज़ाहिर लड़खड़ाते हुए इसकी तरफ बढ़ना चाहा था। शायद वो किसी मंसूबे पर अमल पैरा होना चाहती थी, लेकिन मुखालिफ भी खासा होशियार दिखाई दे रहा था। शट अप! कहकर इसने ओमा का हाथ झटक दिया और इसके साथ इसकी जोरदार लात ओमा की पुष्ट से टकराई। फिर तो जैसे इन तीनों पर जुनून तारी हो गया। उन्होंने औरत मर्द की तमीज भुलाकर इसे ठोकरों पर रख लिया और यही इनकी खतरनाक गलती थी जो इन पर सितम ढा गई। उन्होंने अपनी दानिश्त में ओमा को फुटबॉल समझ लिया था, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ ओमा जोरदार लात खाकर आगे को गिरने की बजाय अचानक नीचे बैठ गई। हमलावर अपनी ही झोंक में इस पर आ रहा था, लेकिन पलक झपकते में ओमा ने इसे अपनी ढाल बना लिया। इस तरह वो बाकी दोनों बहरी पुलिस वालों की गोलियों की जद से निकल चुकी थी। अब अगर वो फायर भी करते तो गोली ओमा की बजाय इनके अपने साथी को लगने का खतरा था। वो हक्के भक्के से ठटक कर रह गए। ओमा ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने शिकार को सर पर से ऊपर उठाते हुए दोनों पर दे मारा। वो आदमी ओमा से कम 3 गुना भारी होगा, लेकिन ओमा ने तो इसे इस तरह सर से ऊंचा उठाकर पटका था जैसे वो प्यार से किसी बच्चे को उछाल कर महफूज हो रही हो। दोनों हैरान परेशान पुलिस वाले इसके भारी भरकम जिस्म के नीचे दबे ओमा को गालियां बक रहे थे, जो जंगली हिरनी की तरह कलांचे भरती इनसे दूर ही दूर हटती चली जा रही थी। इसके भागने का अंदाज पेशावर कमांडोज का सा था और बजाय सीधा भागने के जिगजैग पोजीशन में भाग रही थी। जैसे ही वो तीनों उठकर खड़े हुए और रिवॉल्वर तान कर उसकी तरफ लपके, उसने अचानक रुककर घूमते हुए अपने गिरेबान से पिस्तौल निकालकर इनकी तरफ फायर कर दिया। सबसे अगला पुलिस वाला, जो खासा तेज रफ्तार और फुर्तीला दिखाई देता था, इसके करीब पहुंचने वाला ही था
चीख कर पीछे की तरफ उलट गया। इसके दोनों साथी दहशत ज़दा से होकर गिर पड़े। फिर बजाय ओमा के पीछे भागने के दोनों अपने जख्मी साथी को संभालने लगे। ओमा अंधेरे की चादर में गुम हो गई थी। मैंने इन लम्हों को गनीमत जाना और इसी तरह से रखता हुआ दोबारा नीचे आ गया। फिर पंजों के बल मैं मुख्तलिफ सिमत में चलने लगा। ये एक तरह से ओमा की भी मुखालिफ सिमत थी, क्योंकि वो इसी तरफ भागी थी जहां हमने अपनी कार खड़ी की थी। मेरी मालूमात इस इलाके के मुतल्लिक सिफर थी। बस मैं एक ही सिमत में समंदर के किनारे किनारे सीधा भागा जा रहा था। अभी तक मुझे अपने ताकुब में किसी के भागने का एहसास नहीं हुआ था। शायद इन लोगों को मेरी वहां मौजूदगी का सिरे से इल्म ही नहीं था, या फिर वो मेरी तलाश में अभी तक इस इलाके में टामक टोइयां मार रहे थे। करीबन 2-2.5 मील भागने के बाद मैं रुक गया और वहीं सरकंडों की ओट में बैठकर अपनी सांस दुरुस्त करने लगा। उस वक्त रह रहकर एक ही ख्याल मुझे सताने लगा था। स्पाई मास्टर ने आखिर मुझे क्यों ज्ञानी आत्मा सिंह के साथ इसी हद तक नती कर दिया था कि मैं इसके ग्रोह के कारिंदों वाले काम का ही कुल पुर्जा बन के रह गया हूँ। क्या स्मगलिंग और मेरे पेशे में कोई फर्क नहीं? एक खलीस सी कभी कभी मुझे बेकुल कर देती है। असल में मेरी जगह कोई और होता तो यही सोचता, लेकिन जिन्हें स्पाई मास्टर बनाया जाता है वो मेरे जैसे जहन के लोग नहीं होते। यकीनन इनके जहन किसी और ही सांचे में ढले होते हैं और कुदरत ने इनकी बनावट में भी बिल्कुल अलग से ही कोई तरतीब आजमाई होती है। इस बात का एहसास मुझे इस वक्त हुआ जब अचानक एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह मेरे जहन में लपका। कहीं ज्ञानी आत्मा सिंह भी स्मगलिंग की आड़ में हमारे वाला खेल तो नहीं कर रहा। फिर मुझे खुद पर अफसोस सा होने लगा कि अभी तक मैंने इन खतूत पर क्यों न सोचा। मैं कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं कि मुझे उंगली से पकड़ कर चलाया जाता। बहुत सी बातें और फैसले इन लोगों ने मुझ पर भी छोड़े होंगे। जब ज़हन ने इन खतूत पर सोचना शुरू किया तो फितरी तजस्सुस भी तबीयत में ओत कर आया और मैंने सोचा इस ब्रीफ केस में क्या हो सकता है। फिर ज़हन ने खुद ब खुद इसका जवाब भी बताया। दस्तावेजात, शायद कोई खतरनाक किस्म के डॉक्यूमेंट्स, कोई अहम मुल्की राज जो वो मेरे जरिए इंतहाई बेज़रर तरीके से महफूज हाथों तक पहुंचाना चाहता था। कितना मक्कार आदमी है वो। अगर इस ब्रीफ केस में वही कुछ है जो मैंने सोचा है तो ज्ञानी मेरी सोचों से भी कहीं बड़ा फ्रॉड था। इसने मेरी जो लानियों को बरोए कार लाने का कितना मासूमाना अंदाज अपनाया था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।